Hello student, I am Prachi. Welcome you all in this channel. So today we see the objective type questions on transformer. So MCQs related to the transformer are most important because the transformer is a most important part in power system, and most of the questions in the test, any objective paper, then the transformer based questions are mostly asked. So here we see some important questions, some basic questions here also, but sometimes we are not able to solve this question. So these simple questions also we discuss in this video. Now here we start. Our first question is, if power transformer has a star connected primary and delta connected secondary, then secondary side should be. अब ये बेसिक तो सभी को पता है कि ये एक जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ये पावर ट्रांसफार्मर हो या करंट ट्रांसफार्मर हो या कोई भी ट्रांसफार्मर हो, उसमें दो वाइंडिंग्स होती है, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि अगर पावर ट्रांसफार्मर में प्राइमरी स्टार कनेक्टेड हो एंड सेकेंडरी डेल्टा कनेक्टेड हो, तो सेकेंडरी साइड शुड बी। तो प्राइमरी स्टार कनेक्टेड है एंड सेकेंडरी डेल्टा कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, डेल्टा कनेक्टेड स्टार होगा। अब ये ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो एक स्टैटिक डिवाइस है। उसमें क्या होता है कि पावर ट्रांसमिट होता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में, उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो ये एक बेसिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रांसफार्मर हमारा स्टैटिक डिवाइस होता है और वहाँ पे स्टेप अप एंड स्टेप डाउन वोल्टेज एंड करंट होते हैं। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर है डेल्टा कनेक्टेड स्टार। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नाउ हियर सेकेंड क्वेश्चन इज, पावर ट्रांसफार्मर आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम इफिशिएंसी एट। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है ये समझाया है, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिए, तो डिटेल में पावर ट्रांसफार्मर होता क्या है आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे है, पावर ट्रांसफार्मर डिज़ाइन किस लिए करते हैं हम? मैक्सिमम इफ़िशियंसी के लिए। अब वो हमें मैक्सिमम इफ़िशियंसी कहाँ पे मिलती है? नो लोड पे, फुल लोड पे, 60% लोड पे या 80% लोड पे। पावर ट्रांसफार्मर को हम मैक्सिमम इफ़िशियंसी के लिए डिज़ाइन करते हैं, और वो मैक्सिमम इफ़िशियंसी हमें कब मिलती है? जबकि हमारा फुल लोड हो, तब हमें मैक्सिमम इफ़िशियंसी मिलेगी। So option 4 is correct answer, that is the full load. Then our third question is, the majority of power transformer in use throughout the world are oil filled using a mineral oil. मतलब जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उनके अंदर हम जो ऑयल यूज़ करते हैं यूजिंग ए मिनरल ऑयल, ये होता है, ये ट्रू है या फॉल्स है? जो हम पावर ट्रांसफार्मर में ऑयल यूज़ करते हैं वो मिनरल ऑयल यूज़ करते हैं क्या? ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये डेफिनेटली ट्रू है, बिकॉज जो ऑयल होता है, हम ट्रांसफार्मर में ऑयल क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसके दो पर्पज़ है। एक तो वो कूलिंग पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, और सेकेंड है इंसुलेशन के लिए। ये ऑयल जो होता है ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, और सेकेंड है ये कूलिंग पर्पज़ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए हम ऑयल का यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रांसफार्मर्स वाइंडिंग्स आर जनरली मेड ऑफ। ट्रांसफार्मर के अंदर हमने पता है कि प्राइमरी या सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, और वो किससे मेड, मतलब कि वो किससे बनती है? ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होती है वो स्टील की होती है, आयरन की होती है, कॉपर की होती है, या फिर स्टील आयरन अलॉय होता है। तो जो हम वाइंडिंग यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर में, तो वो हम कॉपर वाइंडिंग यूज़ करते हैं। मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग्स आर जनरली मेड ऑफ कॉपर वाइंडिंग्स। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब हम कॉपर वाइंडिंग ही क्यों यूज़ करते हैं?
बिकॉज कॉपर इट इज़ ए हाई कंडक्टिविटी मटेरियल, ये हमें पता है बेसिक्स, ये जो है हम 8th स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं कि कॉपर इज़ ए हाई कंडक्टिविटी मटेरियल। तो इसका जो हाई कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी है वो क्या करता है, लॉसेस को रिड्यूस करता है या कम करता है, इसीलिए हम वहाँ पे कॉपर की वाइंडिंग यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर में। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ अ ट्रांसफार्मर विच इज़ विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। अब ट्रांसफार्मर के कौन से पार्ट होते हैं जो कि हम विजिबल होते हैं, जबकि हम किसी भी ट्रांसफार्मर को देखते हैं तो वहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, बुशिंग, कोर, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग तो वो जो बॉक्स होता है जहाँ पे हम ऑयल फिल्ड करते हैं उसके अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, तो वो तो हम नहीं देख सकते या फिर वो विजिबल नहीं होती। उसके बाद है कोर, तो कोर भी उसके अंदर ही होता है वाइंडिंग्स के ऊपर, मतलब कि वो कोर होता है ऐसे स्क्वायर फॉर्म में, तो वो भी अंदर होता है, वो उसे भी हम नहीं देख सकते। बट बुशिंग जो होते हैं उसे हम देख सकते हैं, वो आउटसाइड होते हैं ट्रांसफार्मर के। तो इसका आंसर है बुशिंग, द पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर विच इज़ विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज़ द बुशिंग। ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग और कोर तो कंटेनर के अंदर होता है, जो ऑयल फील्ड होता है कंटेनर के अंदर, वो बॉक्स बोला था मैंने, वो कंटेनर के अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी और कोर होता है। तो बुशिंग उसके अंदर नहीं होती है, इसलिए बुशिंग आउटसाइड होती है, तो इसका आंसर है बुशिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंसुलेटिंग मटेरियल दैट कैन विथस्टैंड द हाइएस्ट टेम्परेचर सेफ्टी इज़। अब जो इंसुलेशन मटेरियल होता है जो कि हम ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं या फिर यूज़ होता है, इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसका हाईएस्ट टेम्परेचर सेफ्टी है। सेलुलोज, सेकेंड है एस्बेस्टोस, थर्ड है माइका एंड फोर्थ है ग्लास फाइबर। तो इसका आंसर है माइका। सभी ने माइका देखा होगा, तो ये भी एक बेसिक नॉलेज है कि माइका जो है उसका थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए हम हाईएस्ट टेम्परेचर सेफ्टी के लिए माइका का यूज़ करते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो अभी से ये ध्यान में रखिए कि इंसुलेटिंग मटेरियल दैट कैन विथस्टैंड द हाईएस्ट टेम्परेचर सेफ्टी इज़ माइका। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, माइका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is not the property of oil that should be fulfilled before using in transformer? अब इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ऑयल की नहीं होती जो कि ट्रांसफार्मर के यूज़ करने के पहले वो फुलफिल होनी चाहिए। Which of the following is not the property of oil that should be fulfilled before using in transformer? अब ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल यूज़ करते हैं तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि फुलफ़िल हो, तो इनमें से ऐसे कौन सी प्रॉपर्टी है जो फुलफ़िल नहीं होती। सो लो विस्कोसिटी तो चाहिए होती है। उसके बाद है हाई फ्लैश पॉइंट भी होना चाहिए, लो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ एंड हाई केमिकल स्टेबिलिटी। अब लो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ ये तो नहीं हो सकता, इसकी हाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए एंड हाई केमिकल स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, इसीलिए ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट, मतलब ये प्रॉपर्टी नहीं होती। नाउ हियर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज अ सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड। सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम क्या कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर या ऑटो ट्रांसफार्मर। ये जो टाइप्स है ये ट्रांसफार्मर के टाइप्स है, अगर आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ट्रांसफार्मर के टाइप्स होते हैं। तो सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट एग्ज़ाम के टाइम पे हमें ये भी नहीं आता। तो सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम क्या कहते हैं, तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग उसमें एक ही होती है, मतलब सेम होती है, इसीलिए उसे हम सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं। ओनली वन वाइंडिंग is used in auto transformer, so because of this single winding transformer is called as auto transformer. Option 4 is correct answer.
Question number 10 is, which of the following is used to avoid moisture ingress in the oil tank of a transformer? फॉलोइंग ऑप्शन में से ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि मॉइस्चर को अवॉइड करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ब्रीदर, सेकंड है फ्यूज़, थर्ड है कंजर्वेटर एंड फोर्थ है रिले। तो फ्यूज़ का काम क्या होता है ये तो आपको पता ही है, सिक्योरिटी या सेफ्टी के लिए फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। कंजर्वेटर का यूज़ कंजर्व करने के लिए होता है। रिले का भी यूज़ हम कोई चीज़ कंट्रोल करनी हो तो उसके लिए हम रिलेस का यूज़ करते हैं या फिर सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं। और जो ये ब्रीदर होता है ये करता है हमारा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब, मतलब ट्रांसफार्मर में ब्रीदर होता है वो एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को। आपने कंस्ट्रक्शन या वर्किंग अगर देखा होगा ट्रांसफार्मर का तो उसमें हमें पता है कि वहाँ पे एक सिलिका जेल का यूज़ होता है। वो क्या करता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और उसमें इट मीन्स कंटेनर में जो ऑयल होता है वहाँ पे ये मॉइस्चर को जाने के लिए रोकता है। तो इसीलिए हम मॉइस्चर को अवॉइड करने के लिए ब्रीदर का यूज़ करते हैं या फिर ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 11 इज़, फॉर अ ट्रांसफार्मर विथ प्राइमरी टर्न्स 100, सेकेंडरी टर्न्स 400, if 200 is applied at primary then we will get। अब एक ट्रांसफार्मर है उसके प्राइमरी में 100 टर्न्स का यूज़ किया है और सेकेंडरी में 400 टर्न्स का यूज़ किया है। अब अगर हम प्राइमरी में 200 अप्लाइड करें तो हमें सेकेंडरी में कितने टर्न्स मिलेंगे? अब यहाँ पे ये टर्न्स जो बोला है उसका मतलब है नंबर ऑफ़ टर्न्स वाइंडिंग्स के, तो उसके ऊपर वोल्टेज डिपेंड रहता है। अगर प्राइमरी के टर्न्स चेंज हो रहे हो तो सेकेंडरी के भी टर्न्स चेंज होते हैं, मतलब वोल्टेज चेंज होता है, उसके ऊपर वोल्टेज डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखा है हमने कि प्राइमरी में 100 है तो सेकेंडरी में 400 है, मतलब ये 4 टाइम्स है या फिर 4 टाइम्स होता है। तो अगर हम प्राइमरी में 200 अप्लाई करें तो हमें सेकेंडरी में उसके 4 टाइम्स मिलेगा, मतलब 4 इंटू 2 दैट इज़ द 800 वोल्ट एट सेकेंडरी, नॉट 80 वोल्ट एट सेकेंडरी, that is called 800 volt at secondary. So we got 800 volt at secondary winding. So our answer is option C is the correct answer. Now move towards next question. That is the question number 12. Transformer core is designed to reduce. ऑप्शन ए है हिस्टेरेसिस लॉस, बी है एडी करंट लॉस, सी है हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस एंड डी है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब ट्रांसफार्मर में जो कोर यूज़ करते हैं या डिज़ाइन करते हैं वो कौन से लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हिस्टेरेसिस, एडी करंट ये क्या लॉसेस होते हैं ये अगर एक्सप्लेन किया तो बहुत ही लॉन्ग वीडियो होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन से लॉसेस जो होते हैं वो कोर मतलब कोर से रिड्यूस होते हैं, हिस्टेरेसिस, एडी करंट या बोथ हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, द हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस आर रिड्यूस बाय द ट्रांसफार्मर कोर। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये जो लॉसेस होते हैं हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस ये ट्रांसफार्मर के कोर में होते हैं। ये जो लॉसेस है ये कोर में होते हैं ट्रांसफार्मर के, इसीलिए हम इसे कोर लॉसेस भी कहते हैं। और ये लॉसेस वाइंडिंग्स में या फिर दूसरी जगह पे मतलब कि एयर गैप में वगैरह ये लॉसेस नहीं होती, ये लॉसेस हमें कोर में देखने को मिलते हैं, इसीलिए हम इसे कोर लॉसेस भी कहते हैं। और हिस्टेरेसिस एंड लॉसेस एंड एडी करंट लॉसेस हम ट्रांसफार्मर कोर इसीलिए डिज़ाइन करते हैं कि वो रिड्यूस हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शेल टाइप 3 फेज ट्रांसफार्मर इज़ यूज्ड इन लार्ज पावर ट्रांसफॉर्मिंग एप्लीकेशन। शेल टाइप, कोर टाइप, ये जो ट्रांसफार्मर के टाइप होते हैं उनमें से एक ए है शेल टाइप ट्रांसफार्मर। शेल टाइप 3 फेज ट्रांसफार्मर इज़ यूज्ड इन लार्ज पावर ट्रांसफॉर्मिंग एप्लीकेशन। उसका एप्लीकेशन क्या है कि ये लार्ज ट्रांसफार्मर में यूज़ होता है। वाई शेल टाइप 3 फेज ट्रांसफार्मर यूज इन लार्ज पावर ट्रांसफॉर्मिंग एप्लीकेशन। इसके ऑप्शंस है ड्यू टू अदर रीजन्स, ड्यू more height and less height flexibility, can be made with less height, can be made with
मोर हाइट। अब ये शेल टाइप जो ट्रांसफार्मर होते हैं तो इसकी हाइट जो होती है वो कम होती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा हेवी होते हैं और इसकी हाइट कम होती है। सो इसका यूज़ और इसका एप्लीकेशन क्या है, कैन बी मेड विथ लेस हाइट। वह शेल टाइप 3-phase ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन लार्ज पावर ट्रांसफॉर्मिंग एप्लीकेशन बिकॉज कैन बी मेड विथ लेस हाइट। शेल टाइप ट्रांसफार्मर ये बहुत ही एक्सपेंसिव एंड हेवी होती है एज़ कम्पेयर टू कोर टाइप ट्रांसफार्मर, और उसके वजह से इसकी हाइट भी कम होती है। सो कैन बी मेड विथ लेस हाइट, और इसकी हाइट उसके वजह से छोटी होती है। तो वह शेल टाइप 3-phase ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन लार्ज पावर ट्रांसफॉर्मिंग एप्लीकेशन। तो इसका आंसर है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो वहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना है कि उसकी हाइट कम होती है, कैन बी मेड विथ लेस हाइट। So now here question number 14 is, in various radio devices and testing instruments we use, जो कि डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं और टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें हम कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, आयरन कोर ट्रांसफार्मर, एयर कोर ट्रांसफार्मर, वेल्डिंग कोर ट्रांसफार्मर और एनी ट्रांसफार्मर कैन बी यूज़। सो कौन सा ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है आयरन कोर ट्रांसफार्मर। हम आयरन कोर ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं रेडियो डिवाइसेस एंड इंस्ट्रूमेंट में, नॉट ए आयरन कोर, दैट इज़ द एयर कोर। Sorry, our answer is option B, that is the air core transformer we use in radio devices and the instrument, because एयर कोर ट्रांसफार्मर का यूज़ मेजरिंग एंड टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो फर्स्ट है, शेल टाइप हैज़ मोर मैकेनिकल प्रोटेक्शन, कूलिंग इज मोर इन शेल टाइप, in core type sandwich wiring is used, in core type concentric winding is used। अब शेल टाइप एंड कोर टाइप दो टाइप होते हैं, उनमें से एक में सैंडविच टाइप वाइंडिंग होती है और एक में कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग यूज़ होती है। अब कोर टाइप में या शेल टाइप में किस में कूलिंग ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है, और शेल टाइप जो होता है वो मैकेनिकली मोर प्रोटेक्शन उसको मिलता है। तो इस यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिए गए हैं 4, तो इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अगर आपने पढ़ा होगा कि शेल टाइप एंड कोर टाइप ट्रांसफार्मर का डिफरेंस, अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो शेल टाइप और कोर टाइप का डिफरेंस ऐसा है कि मैकेनिकल प्रोटेक्शन हम कोर टाइप को ज़्यादा देते हैं एज़ कम्पेयर टू शेल टाइप, एंड कूलिंग भी हम कोर टाइप में ज़्यादा देते हैं। और रही बात वाइंडिंग्स की और वायरिंग्स की, तो सैंडविच टाइप वायरिंग जो होती है वो शेल टाइप में होती है और कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग जो होती है वो कोर टाइप में होती है। इसीलिए ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, दैट इज़ दी इन कोर टाइप कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग इज़ यूज्ड। तो कोर टाइप में कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग का यूज़ होता है और शेल टाइप में सैंडविच वायरिंग का यूज़ होता है, एंड मैकेनिकल प्रोटेक्शन कोर में ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन भी आ सकते हैं, मतलब कि शेल टाइप हैज़ मोर मैकेनिकल प्रोटेक्शन है तो वहाँ पे आ सकता है कि कोर टाइप हैज़ नॉट मोर मैकेनिकल प्रोटेक्शन, एंड शेल टाइप हैज़ मोर मैकेनिकल प्रोटेक्शन, और कोर टाइप हैज़ मोर मैकेनिकल प्रोटेक्शन, शेल टाइप हैज़ नॉट मैकेनिकल प्रोटेक्शन, कूलिंग इज़ नॉट मोर इन शेल टाइप। तो जब कूलिंग इज़ नॉट मोर इन शेल टाइप होगा तो वहाँ पे वो करेक्ट आंसर आपको क्लिक करना है। और वहाँ पे अगर होगा कि कोर टाइप में सैंडविच टाइप वायरिंग होती है या फिर शेल टाइप में सैंडविच टाइप वायरिंग होती है, अगर शेल टाइप में सैंडविच वायरिंग इज़ यूज्ड ऐसा ऑप्शन है तो वो करेक्ट आंसर होगा। सो ये हमें ध्यान में रखना है कि कोर टाइप और शेल टाइप में कौन सी वायरिंग और वाइंडिंग हम यूज़ करते हैं। सैंडविच टाइप हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि हम शेल में यूज़ करते हैं, शेल टाइप में एस आप ऐसा अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको मतलब फास्टली क्लिक होगा कि शेल टाइप में सैंडविच टाइप होती है और कोर टाइप में कॉन्सेंट्रिक मतलब सीसी और एसएस। नाउ our next question is question number 16 is what is the purpose of providing an iron core in a transformer। आयरन कोर हम ट्रांसफार्मर में किसके लिए प्रोवाइड करते हैं, उसका पर्पस क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोवाइड सपोर्ट टू वाइंडिंग, रिड्यूस हिस्टैरिसीस लॉस, डिक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ एंड रिड्यूस एडी करंट लॉस।
अब हमने कोर का तो देखा है कि कोर क्यों यूज़ करते हैं कि रिड्यूस हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस, तो ये तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा कि रिड्यूस हिस्टैरिसीस लॉस। प्रोवाइड सपोर्ट टू वाइंडिंग, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि आयन कोर हम सपोर्ट के लिए नहीं भेजते। रिड्यूस एडी करंट लॉस एंड हिस्टैरिसीस लॉस, ये तो पहले से ही कट चुके हैं, तो रहा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज द डिक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, डिक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। बिकॉज आयरन कोर का ट्रांसफार्मर में यूज़ क्या होता है कि फ्लक्स को कैरी करे फ्रॉम वन वाइंडिंग टू अनदर वाइंडिंग। So the iron core in a transformer is used to decrease the reluctance of the magnetic path. Now question number 17 is what is the thickness of laminations used in a transformer? तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने डाल रखा है। अब जो लैमिनेशंस होते हैं उसका थिकनेस क्या होता है, तो ऐसे ऑप्शंस आपको आएंगे 0.1 मिलीमीटर टू 0.5 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर टू 5, 14 टू 15, 25 टू 40। तो क्या करना है कि इसका लैमिनेशन हमें याद रखना है। लैमिनेशंस आर मेड टू रिड्यूस द एडी करंट एंड इज़ मेड ऑफ थिन स्ट्रिप्स। लैमिनेशंस का यूज़ किस लिए होता है कि एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस कर सके, और उसके लिए हम वहाँ पे थिन स्ट्रिप्स यूज़ करते हैं, मतलब कि ऐसे ब्लॉक्स नहीं यूज़ करते, वहाँ पे थिन स्ट्रिप्स से वो बनता है। जनरली स्टील ट्रांसफार्मर laminated range for 50 Hz varies from 0.25 mm to 0.5 mm. If it is 60 Hz transformer, then it is ranges from 0.17 to 0.27 मिलीमीटर। अब अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि 0.25 या 0.5 mm, और वहाँ अगर फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज़ ट्रांसफार्मर है तो वहाँ पे रेंज होगी 0.17 या 0.27 mm. Now next question is ट्रांसफार्मर कोर इज़ जनरली मेड ऑफ। ट्रांसफार्मर कोर ही किससे बनी होती है? सिंगल ब्लॉक ऑफ कोर मटेरियल बाय स्टैकिंग लार्ज नंबर ऑफ शीट्स टुगेदर, कैन बी मेड विथ एनी ऑफ द अबव मेथड एंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे, तो सिंगल ब्लॉक तो कोर का मटेरियल नहीं होता, ये मैंने पहले अभी जो हमारा पहला क्वेश्चन हुआ वह पे भी डिस्कस किया है कि हम ब्लॉक नहीं यूज़ करते बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं। अगर छोटी सी भी गैप रह गई तो वहाँ पे लॉसेस आ सकते हैं, इसलिए हम थिन शीट्स यूज़ करते हैं। कोर को बनाने के लिए हम पूरा सॉलिड ब्लॉक वहाँ पे नहीं यूज़ करते, थिन शीट्स यूज़ करते हैं। वो अगर आपने कंस्ट्रक्शन देखा हो, पढ़ा होगा ट्रांसफार्मर का, तो वहाँ पे ये समझ में आएगा ही, और एक बार अगर आपने ये कंस्ट्रक्शन सीख लिया तो ये आपको हमेशा याद रहेगा। अगर नहीं भी रहा हो तो आप अब इस क्वेश्चन के बाद ये आपको ध्यान में रखना है कि सिंगल ब्लॉक तो नहीं यूज़ करते, हम यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ शीट्स यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर बाय स्टैकिंग लार्ज नंबर ऑफ शीट्स टुगेदर। नाउ मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 इज़ what is the working principle of a transformer? It is an easy question, but sometimes we are confused what is the working of transformer. क्लास में भी अब अगर ये क्वेश्चन टीचर ने पूछ लिया तो भी कंफ्यूज होता है कि म्यूचुअल इंडक्शन है या सेल्फ इंडक्शन है, एम्पियर्स लॉ है या कूलम्स लॉ है। एम्पियर्स और कूलम्स लॉ तो हो ही नहीं सकते। म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन में हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि इनमें से कौन सा वर्किंग प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर का है। तो हमारा उसका आंसर होता है म्यूचुअल इंडक्शन। हमें ये हमेशा ध्यान में रखना है कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है और वहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती है। बोथ वाइंडिंग्स मतलब दो वाइंडिंग्स होती है, तो वहाँ पे क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन होगा। मतलब एक वाइंडिंग में इंडक्शन प्रोड्यूस हुआ तो दूसरे वाइंडिंग में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ये ट्रांसफार्मर वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 20 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन? ब्रीदर, कंजर्वेटर, एक्साइटर या बकलोज रिले। ब्रीदर, कंजर्वेटर, एक्साइटर या बकलोज रिले। ब्रीदर तो हम किसके लिए हमने देखा है कि ब्रीदर का यूज़ हम मॉइस्चर को अवॉइड करने के लिए करते हैं। कंजर्वेटर टैंक होता है, उसके हम अंदर वाइंडिंग्स और ऑयल होता है। एक्साइटर नहीं होता उसके अंदर। बकलोज रिले भी होते हैं, जहाँ पे ब्रीदर होता है वहाँ पे बकलोज रिले होते हैं।
तो एक्साइटर ये जो पार्ट है ये ट्रांसफार्मर का पार्ट नहीं है, तो आंसर मतलब ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट बिकॉज एक्साइटर इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which type of flux does the transformer action need? Alternating electric flux, alternating magnetic flux, increasing magnetic flux या constant magnetic flux. कौन से टाइप का फ्लक्स जो होता है वो ट्रांसफार्मर एक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है? सो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ होता है या फिर उसका उतनी मतलब वो इम्पोर्टेंट होता है या उसकी नीड होती है. अब ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, ये मैंने बहुत बार बोला है, तो ये अब सभी को पता होगा कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है. तो उसके अंदर क्या होता है कि पावर ट्रांसफ़र होता है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, या तो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर होती है. तो वहाँ पे अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का ही यूज़ किया जाता है, ना कि अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, दैट इज़ द अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 22 इज़ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्रीदर इन ए ट्रांसफार्मर. तो ब्रीदर का क्या काम होता है? टू अरेस्ट फ्लो ऑफ मॉइस्चर व्हेन आउटसाइड एयर एंटर्स द ट्रांसफार्मर, टू कूल द ट्रांसफार्मर ऑयल, टू प्रोवाइड ऑक्सीजन इनसाइड द टैंक, टू कूल द कॉइल ड्यूरिंग रिड्यूस लोड. टू अरेस्ट फ्लो ऑफ मॉइस्चर व्हेन आउटसाइड एयर एंटर द ट्रांसफार्मर. ये क्वेश्चन सेम है बट ये डिफरेंट तरीके से पूछा गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया है. ये अलग तरीके से यहाँ पे पूछा गया है कि ब्रीदर का यूज़ क्या है. आंसर सेम है, ऑप्शन ऐसे डिफरेंट दिए जाते हैं. तो कूलिंग पर्पस के लिए तो नहीं, वहाँ पे ऑयल का यूज़ किया जाता है कूलिंग, या वहाँ पे फैंस भी लगे होते हैं. टू प्रोवाइड ऑक्सीजन इनसाइड द टैंक, नहीं, ऑक्सीजन के लिए तो नहीं होता. और कॉइल को कूल करने के लिए भी नहीं होता ब्रीदर का यूज़. तो ब्रीदर का यूज़ किस लिए होता है? जो मॉइस्चर होता है, जो बाहर की एयर में मॉइस्चर होता है, उसको अंदर ट्रांसफार्मर में के कंजर्वेटिव टैंक में ऑयल में उसे रोकने के लिए हम ब्रीदर का यूज़ करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 23 इज जनरेटर ट्रांसफार्मर्स आर. ये जनरेटर ट्रांसफार्मर्स जो होते हैं वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं, या 1-1 ट्रांसफार्मर होते हैं. तो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो वो कौन से ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते हैं, या फिर पावर स्टेशन में या जनरेटिंग स्टेशन में कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट होती है तो वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है जनरेटिंग स्टेशन के लिए, क्योंकि वो जनरेटिंग स्टेशन पावर स्टेशन को कनेक्ट करता है ट्रांसमिशन सिस्टम में. तो वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जो जनरेटिंग ट्रांसफार्मर होते हैं वो क्या करते हैं कि एनर्जी को स्टेप अप करते हैं. जनरेटिंग स्टेशन से एनर्जी ट्रांसमिट करनी है तो वहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन पे पहले वो स्टेप अप होता है, फिर स्टेप डाउन होता है, इसीलिए जनरेटिंग ट्रांसफार्मर है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स होते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 24 इज इन दी CCGT हाउ मेनी स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स विल रिक्वायर. अब CCGT क्या है? सो CCGT नथिंग बट दी कंबाइंड साइकिल गैस टर्बाइन प्लांट. उसके अंदर कितने से स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है? तो उसके अंदर 4 स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है. 4 स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्यों? क्योंकि 3 जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो गैस टर्बाइन के लिए यूज़ होते हैं, और एक जो ट्रांसफार्मर होता है आउट ऑफ 4 वो स्टीम टर्बाइन के लिए हम यूज़ करते हैं. मतलब इसीलिए हम 4 ट्रांसफार्मर का CCGT में यूज़ होता है, दैट इज़ दी कंबाइंड साइकिल गैस टर्बाइन. तो 3 ट्रांसफार्मर यूज़ फॉर दी गैस टर्बाइन एंड 1 ट्रांसफार्मर फॉर दी स्टीम टर्बाइन. तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कितने यूज़ होते हैं और कौन से यूज़ होते हैं, ऐसा अलग क्वेश्चन आ सकता है. तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 3 ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो गैस टर्बाइन के लिए और एक जो होता है वो स्टीम टर्बाइन के लिए. अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है ऑन लोड पावर फैक्टर फॉर जनरेटर ट्रांसफार्मर इज़. ऑन लोड पावर फैक्टर ऑफ जनरेटर ट्रांसफार्मर, ऑन लोड पे पावर फैक्टर क्या होता है?
फॉर जनरेटिंग ट्रांसफार्मर, हाई, लो, can't defined और ज़ीरो कैन नॉट डिफाइंड, लो और हाई। ऑन लोड पावर फैक्टर ऑफ जनरेटर ट्रांसफार्मर इज़, तो जनरेटर ट्रांसफार्मर के लिए जो पावर फैक्टर होता है, ऑन लोड पावर फैक्टर, वो हमेशा हाई रहता है। बिकॉज पावर फैक्टर अब हाई होगा तो लॉसेस कम होंगे, इसीलिए जनरेटिंग स्टेशन के मतलब जनरेटिंग स्टेशन या जनरेटर ट्रांसफार्मर के लिए पावर फैक्टर को हाई रखते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ दी हाई। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। बहुत सारे टॉपिक के जो वीडियोस है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, उसके ऊपर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के, तो आप वो भी देख सकते हैं। और स्मार्ट ग्रिड एक टॉपिक है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाया है। और फिर प्रेजेंटेशन कैसे देना है, सो वो वीडियो भी आप देख लीजिए। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। थैंक यू।